फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो आज की ये क्लास मेरे क्लास 11th के रॉक स्टार्स के लिए है और आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारे चैप्टर का नाम है द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको काफी कुछ सिखाया जाएगा कि प्लैनेट्स कैसे बने, गैलेक्सीज क्या होते हैं, स्टार्स कैसे बनते हैं। तो सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कोई भी अगर यहाँ पे न्यू स्टूडेंट है और अगर वो सोच रहा है कि चलो ठीक है चैप्टर 2 तो दिख गया, पिछले चैप्टर्स कहाँ पर है, तो टेंशन मत लो, इसी चैनल के वीडियोस वाले सेक्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा या फिर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि पूरे साल यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट कंटेंट लाने वाली हूँ। चलो तो स्टार्ट करते हैं द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। रेडी हो जाओ सब लोग, एनसीईआरटी ओपन कर लो साइड में, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं क्लियर कर लेती हूँ, हम लोग न्यू एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। इस साल का जो करिकुलम है हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर किसी के पास पुरानी एनसीईआरटी है, तो अगर किसी को ऐसे कंफ्यूजन है कि कुछ टॉपिक्स तो नहीं दिख रहे हैं, तो वो इसीलिए है क्योंकि काफी चैप्टर्स में से टॉपिक्स हमारे डिलीट हो गए हैं, चैप्टर्स थोड़े से छोटे हो गए हैं, कुछ भी स्किप नहीं हो रहा है, हम लोग न्यू एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अपने फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो आप लोगों को याद है बचपन में हमें एक राइम सिखाई जाती थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, है ना। तो इस चैप्टर में ना ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, मतलब हम लोग बचपन से स्टार्स को लेकर इतना ऑब्सेस्ड है, एक राइम भी है उसके ऊपर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। अक्सर जब हम लोग स्काई की तरफ देखते हैं रात को, तो हमारे दिमाग में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि स्काई में कितने स्टार्स हैं, है ना, ये स्टार्स बने कैसे हैं, क्या हम स्काई के एंड तक पहुंच सकते हैं। ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं हमारे दिमाग में जब हम स्काई की तरफ देखते हैं। पर जब तक ये चैप्टर खत्म होगा, काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके दिमाग में आते हैं स्टार्स, प्लैनेट्स एंड यूनिवर्स से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस अब नहीं आएंगे, क्योंकि आपको थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ओके, तो अब हमारा पहला टॉपिक है अर्ली थ्योरीज, ओरिजिन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अर्ली थ्योरीज में आप पढ़ोगे कि एकदम स्टार्टिंग में किस टाइप की थ्योरीज आती थी, किस टाइप की थ्योरीज से हम समझने की कोशिश करते थे कि अर्थ कैसे बना। ओके, तो चलो ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो अर्ली टाइम में सबसे पॉपुलर आर्ग्यूमेंट या सबसे पॉपुलर हाइपोथेसिस जिन्होंने दिया था कि यार अर्थ कैसे बना होगा, तो वो कौन थे, एक जर्मन फिलोसोफर जिनका नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना है, इमैनुअल कांट, जिनकी इमेज मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे डाल दी है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, 1796 तक आते आते एक मैथमेटिशियन होते हैं, उनका नाम होता है लैपलेस। वो क्या करते हैं, वो इमैनुअल कांट की इसी थियोरी को थोड़ा और रिवाइज कर देते हैं, और इस थियोरी को, इस हाइपोथेसिस को हम कहते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस मतलब किसी एक पर्सन का अजम्पशन, उनके अंदाजे से चीजें कैसी हुई होंगी, उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस में क्या कहा जाता है ये समझते हैं। ठीक है, तो इस हाइपोथेसिस में इन्होंने ये अंदाजा लगाया कि प्लैनेट्स कैसे बने होंगे। तो इन लोगों ने कहा कि सबसे पहले तो यार एक क्लाउड टाइप मटेरियल था। ठीक है, एंड फिर क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद ये क्लाउड टाइप मटेरियल ऐसे ऐसे रोटेट करने लग गया, घूमने लग गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक कोर फॉर्म हुआ, और वो कोर एक यूथफुल सन की तरह था। एंड टाइम के साथ साथ धीरे धीरे रोटेशन होता गया और एक प्लैनेट बन गया। ठीक है, बस इतने से हाइपोथेसिस को हम नेबुलर हाइपोथेसिस कहते हैं। अगर आप एक डायग्राम के साथ इसे और अच्छे से समझना चाहो तो यहां पर आ जाओ। तो क्या कहा नेबुलर हाइपोथेसिस में, कि सबसे पहले एक क्लाउड टाइप मटेरियल था। ठीक है, टाइम के साथ साथ ये क्लाउड टाइप मटेरियल घूमने लगता है, रोटेट करने लगता है। फिर क्या होता है, बीच में एक सेंट्रल मास बन जाता है, जो कि एक यूथफुल सन की तरह होता है, सन के यूथफुल स्टेज की तरह होता है। एंड धीरे धीरे ये गैस यहाँ पर ऐसे एक्यूमुलेट होने लग जाती है और फिर प्लैनेट्स बन जाते हैं। ये नेबुलर हाइपोथेसिस में
बोला गया था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है नेबुलर हाइपोथेसिस से रिलेटेड, आप इस टाइप का एक डायग्राम बनाकर साइड में समझा सकते हो, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा ऐसा डायग्राम बनाने में। चलो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, 1950 तक आते आते क्या हुआ, दो लोग थे, ओटो श्मिड ये रशिया में थे और कार्ल विजेस्कर ये जर्मनी में थे। ठीक है, इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने फिर से नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज करा। ठीक है, अब इन्होंने जब रिवाइज करा इस हाइपोथेसिस को, तो इन्होंने बस थोड़ी थोड़ी और डिटेल्स ऐड कर दी। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये जो यूथफुल सन हम कह रहे हैं ना, इस सन के आसपास सोलर नेबुला था। सोलर नेबुला मतलब, नेबुला का मतलब होता है एक क्लाउड टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि सन के आसपास एक क्लाउड टाइप स्ट्रक्चर था और उस क्लाउड टाइप स्ट्रक्चर में क्या था, हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा थे। और भी कुछ चीजें थी जिनको ये लोग डस्ट बोल रहे हैं, पर मेनली इन लोगों ने कहा कि हाइड्रोजन और हीलियम ज्यादा था। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा कि ये जो पार्टिकल्स थे, हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट, ये रोटेट कर रहे थे, तो ये आपस में टकराने लग गए। धीरे धीरे जब ये टकरा रहे थे तो एक डिस्क शेप का एक फॉर्मेशन होने लग गया एंड उसके बाद प्लैनेट्स बने। कैसे बने प्लैनेट्स, एक्रीशन के प्रोसेस से। इसका क्या मतलब होता है, जब एक के बाद एक लेयर्स लगती जाती है ना, तो हम उसे एक्रीशन कहते हैं। तो इन्होंने बेसिकली कहा कि क्लाउड है, क्लाउड के पार्टिकल्स हैं, वो आपस में टकरा रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे प्लैनेट फॉर्मेशन होने लग गया। एंड प्लैनेट फॉर्मेशन भी कैसे हुआ, पहले एक लेयर बनी, उसके बाद दूसरी लेयर बनी, फिर तीसरी लेयर बनी। तो ऐसे जब एक एक करके लेयर्स जुड़ने लगे तो टाइम के साथ प्लैनेट बन गया। ठीक है, तो इन लोगों ने नेबुलर हाइपोथेसिस को हल्का सा और डिटेल के साथ समझा दिया कि शायद ये हुआ होगा। ठीक है, पर ये तो स्टार्टिंग में लोगों की हाइपोथेसिस थी कि चलो प्लैनेट ऐसे बना होगा। टाइम के साथ साथ ना लोग प्लैनेट की जगह ये सोचना चालू कर देते हैं कि चलो प्लैनेट छोड़ो, यूनिवर्स कैसे बना ये सोचते हैं। ठीक है, अभी तो हमने नेबुलर हाइपोथेसिस में प्लैनेट्स के बारे में बात करी, पर जैसे टाइम के साथ साथ थोड़ा साइंस और एडवांस होता जाता है, हम लोग ये सोचना चालू कर देते हैं कि चलो ठीक है, प्लैनेट्स में भी हमें इंटरेस्ट है, पर चलो ये भी समझते हैं कि अपना यूनिवर्स कैसे बना होगा। तो उसके बाद जो थियरीज आई उनको हम मॉडर्न थियरीज कहते हैं। एंड मॉडर्न थियरीज में हमने ये समझने की कोशिश करी कि अपना यूनिवर्स कैसे बना है, इसीलिए हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। तो बेसिकली इस टॉपिक में आपको बिग बैंग थियरी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पॉपुलर थियरी जो हम सब मानते हैं कि इस थियरी के वजह से यूनिवर्स बना होगा, उस थियरी का नाम है बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी को ही एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस बोला जाता है। ठीक है, और क्या था, 1920 तक आते आते एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एडविन हबल। एडविन हबल ने ये प्रूफ दिया, एविडेंस दिया कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है, मतलब टाइम के साथ साथ हमारा यूनिवर्स और फैलता जा रहा है, एक्सपैंड होता जा रहा है। ठीक है, तो इन्होंने और क्या कहा कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, हमारी गैलेक्सीज जो हैं दे मूव फर्दर अपार्ट। तो मान लो एक गैलेक्सी यहाँ पर है गैलेक्सी 1, एक गैलेक्सी यहाँ पर है गैलेक्सी 2। तो ये बोला जा रहा है कि टाइम के साथ साथ इन दो गैलेक्सीज के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, ये बढ़ता जा रहा है, यानी ये दो गैलेक्सीज दूर होते जा रहे हैं। ये सेम चीज आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और करके भी देखना। सब लोग एक एक बलून उठा लो, ठीक है, और बलून को क्या करना, फुलाने से पहले उसके ऊपर 2 डॉट्स बना देना। ठीक है, तो जब आप 2 डॉट्स बनाओगे तो वो 2 डॉट्स पास होंगे, पर जब आप उस बलून के अंदर हवा भर दोगे तो क्या होगा, ये 2 डॉट्स दूर हो जाएंगे। तो यही बताया जा रहा है आपको कि टाइम के साथ साथ 2 गैलेक्सीज दूर होती जा रही हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। चलो ये बलून वाला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ठीक है, तो बलून में हवा भरने से पहले आप कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स बना दो या फिर आप स्टिकर्स चिपका दो उसके ऊपर, एंड फिर जब इन्होंने हवा भरी बलून के अंदर तो क्या हुआ, मानो कि ये एक गैलेक्सी है, ये एक गैलेक्सी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। यहां पर देखो ये 2 गैलेक्सीज
कितने पास पास थे, जब इसमें हमने हवा भरी तो इन दो गैलेक्सीज के बीच में क्या हुआ, डिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, चलो तो हम ये कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सी इज ऑल्सो फाउंड टू बी इंक्रीजिंग। ठीक है, तो दो गैलेक्सीज के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, तो हम ऐसे बोलते हैं कि जो गैलेक्सी है वो एक्सपैंड कर रही है। ठीक है, पर इसका मतलब देखो, आपसे ये नहीं बोला जा रहा कि गैलेक्सी का साइज बढ़ रहा है। ठीक है, अगर ये एक गैलेक्सी है और अगर ये एक गैलेक्सी है तो इन दोनों के बीच की दूरी जरूर बढ़ रही है, पर हम लोग ये नहीं कह रहे कि गैलेक्सी का साइज बड़ा हो रहा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन डू नॉट सपोर्ट एक्सपेंशन ऑफ गैलेक्सी। हम ये नहीं कह रहे कि ये गैलेक्सी बड़ा हो रहा है, हम बस ये कह रहे हैं कि एक गैलेक्सी और दूसरे गैलेक्सी के बीच का जो गैप है, वो जो दूरी है वो टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है। चलो अब बिग बैंग थियरी को इन डिटेल समझते हैं, पॉइंट वाइज एक एक करके पढ़ते हैं कि बिग बैंग थियरी में एक्चुअली बोला क्या जा रहा है। ठीक है, तो बिग बैंग थियरी में बोला जा रहा है कि सब कुछ बनने से पहले पता है क्या था, एक टाइनी सा बॉल था। ठीक है, एक टाइनी सा एटम था, एक छोटू सा एटम था। ठीक है, आपको बताया जा रहा है कि ये जो छोटू सा एटम था इसकी बहुत स्मॉल वॉल्यूम थी, इतनी स्मॉल वॉल्यूम कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और इसका इनफाइनाइट टेम्परेचर और इनफाइनाइट डेंसिटी थी। बहुत ज्यादा इसका टेम्परेचर था और डेंसिटी भी बहुत ज्यादा थी। इसके अंदर क्या कुछ बस रखा था ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो सब कुछ बनने से पहले, प्लैनेट्स बनने से पहले एक छोटू सा एटम था जिसका बहुत टाइनी सा साइज था और इसका टेम्परेचर और डेंसिटी क्या था, इनफाइनाइट था। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बताया जा रहा है कि कुछ टाइम के बाद ये जो छोटू एटम था हमारा, ये अचानक से एक्सप्लोड कर जाता है। ठीक है, एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है जिसके वजह से क्या होता है, छोटू सा एटम था पर जब ये एक्सप्लोड होता है तो ये छोटू सा एटम बहुत बड़े लेवल पर एक्सपैंड हो जाता है, बहुत बड़े लेवल पर फैल जाता है। ठीक है, हमारे अंदाजे से ये जो, इसी को हम बिग बैंग कहते हैं, हमारे हिसाब से ये जो बिग बैंग है ये आज से कुछ 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हुआ होगा और आज के टाइम पर भी ये एक्सपेंशन हो रहा है। आपको अभी बताया ना कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, तो आज के टाइम पर भी ये एक्सपेंशन धीरे 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 हो ही रहा है। ठीक है, तो जब ये एक्सपेंशन हुआ ना, बहुत एनर्जी रिलीज हुई है ना, जब कुछ एक्सप्लोड होता है तो क्या होता है, बहुत एनर्जी रिलीज होती है। टाइम के साथ साथ ये एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होने लग गया। ठीक है, इस एनर्जी की वजह से आसपास आपको जो कुछ दिख रहा है धीरे धीरे वो बनने लग गया। ठीक है, देयर वॉज पर्टिकुलरली रैपिड एक्सपेंशन। ठीक है, जैसे ही वो एटम एक्सप्लोड हुआ, बहुत जल्दी कुछ सेकेंड्स के अंदर एक्सपैंड भी हो गया, कुछ सेकेंड्स के अंदर वो एटम फैल भी गया। ठीक है, आज के टाइम पर वो एक्सपेंशन का जो स्पीड है वो बहुत स्लो डाउन हो चुका है। ठीक है, हमारे अंदाजे से जब बिग बैंग हुआ था, मतलब जब वो एक एटम एक्सप्लोड हुआ था, उस एक्सप्लोजन के 3 मिनट के अंदर अंदर ही पहला एटम बन गया था। ठीक है, थोड़ा बहुत साइंस आपको याद आ रहा होगा जो क्लास 10th में पढ़ा है, एटम से ही सब कुछ बना है ना। तो बिग बैंग थ्योरी में यही बताया जा रहा है कि एक्सप्लोजन के कुछ टाइम के बाद एक पहला एटम भी आ गया था। ठीक है, बिग बैंग होने के कुछ 3 लाख ईयर्स बाद क्या होता है, धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने लग जाता है। तो कुछ टाइम के बाद टेम्परेचर ड्रॉप होके 4500 केल्विन तक आ जाता है। ठीक है, केल्विन तो कुछ नया नहीं लग रहा, हमने 10th में भी पढ़ा है, ये टेम्परेचर का एक यूनिट होता है। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद क्या होता है, धीरे धीरे हमें आसपास जो भी मैटर दिख रहा है वो मैटर बनने लग जाता है और टाइम के साथ साथ यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट बन गया। ट्रांसपेरेंट बन गया मतलब अभी आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना अपने आंखों से, बहुत पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था, यूनिवर्स बहुत मतलब डेंस सा था। तो टाइम के साथ साथ यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो गया और आप आसपास मतलब अब हम देख सकते हैं कि चीजें क्या हैं। ओके, तो ये आपको यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी समझा रखा है।
जब भी बिग बैंग थियरी से रिलेटेड क्वेश्चन आए बच्चों, हमें एक प्यारा सा डायग्राम बना देना है ताकि हमारी टीचर एकदम खुश हो जाए। तो ये बहुत इजी डायग्राम है, ठीक है। तो एक छोटू सा हमारा एटम था, वो एक्सप्लोड हुआ, फिर क्या हुआ, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना, ठीक है, अलग अलग गैलेक्सीज बनी। और देखो टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, ये यूनिवर्स जो है ये फैलता जा रहा है, ये एक्सपैंड होता जा रहा है, जिसकी वजह से गैलेक्सीज के बीच की जो दूरी है वो भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। पहले थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ, फिर थोड़ा और एक्सपैंड हुआ, इस यहां तक आते आते बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो चुका है, ठीक है। इतनी ड्राइंग तो मुझे उम्मीद है तुम लोग कर ही सकते हो, है ना। तो जब भी बिग बैंग थियरी का क्वेश्चन आए, एक प्यारा सा डायग्राम बनाकर आ जाना, ठीक है। तो एक तरफ तो अपना बिग बैंग थियरी है, ठीक है, दूसरी तरफ एक ऑल्टरनेट थियरी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिग बैंग थियरी के ऊपर विश्वास नहीं करते और वो दूसरी थियरी को मानते हैं, ठीक है। बिग बैंग थियरी का ही एक ऑल्टरनेट थियरी क्या है, इसे हम कहते हैं हॉयल्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो हॉयल जो थे वो एक कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं और उन्होंने कहा कि बिग बैंग थियरी जैसा कुछ नहीं होता, स्टेडी स्टेट का कॉन्सेप्ट मानता हूं मैं। तो स्टेडी स्टेट क्या होता है वो देखते हैं। तो हॉयल ने कहा कि जो यूनिवर्स है, द यूनिवर्स इज टू बी रफली द सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आप कोई भी टाइम में चले जाओ, यूनिवर्स का साइज चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी में तो हम क्या मान रहे हैं कि यूनिवर्स का साइज एक्सपैंड होते जा रहा है, टाइम के साथ हमारा यूनिवर्स फैलता जा रहा है। हॉयल कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, यूनिवर्स हमारा स्टेडी है, यूनिवर्स चाहे तुम किसी भी टाइम में चले जाओ, यूनिवर्स रफली सेम साइज का ही रहता है, ठीक है। मेनली हॉयल की थ्योरी के ऊपर ज्यादा लोग विश्वास नहीं करते, ज्यादातर लोग बिग बैंग थ्योरी को मानते हैं। चलो, बिग बैंग थ्योरी कूल है सबको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, द स्टार फॉर्मेशन, ठीक है। स्टार कैसे बना, ओके अच्छा हाँ, मैंने एक शॉर्ट बनाया था ना कि तुम लोग हो स्टार्स, तो ऐसे नहीं सोचना कि यार दीदी ये बोल रही है कि हम लोग कैसे बने, नहीं, ठीक है, ये यूनिवर्स वाला स्टार है, ओके। पुअर जोक, स्मूथली मूविंग ऑन। स्टार फॉर्मेशन समझते हैं कि स्टार्स कैसे बने, ठीक है। तो आपको बताया जा रहा है कि जब यूनिवर्स बन रहा था तब मैटर और एनर्जी हर जगह यूनिफॉर्म नहीं था, ठीक है। मतलब जब यूनिवर्स बन रहा था तो कुछ एरियाज में मैटर और एनर्जी ज्यादा थे, कुछ एरियाज में मैटर और एनर्जी कम थे। तो मैटर और एनर्जी जो है अनइवनली इधर उधर फैला हुआ था, ठीक है। तो क्योंकि मैटर और एनर्जी अनइवनली इधर उधर फैला हुआ था, तो हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स में भी फर्क था, ठीक है। क्योंकि हर जगह मैटर और एनर्जी अलग अलग तरीके से बिखरा हुआ था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में भी इधर उधर फर्क था। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से अलग अलग मैटर साथ में आकर जुड़ने लगे एंड हमारे अंदाजे से इसी वजह से गैलेक्सीज बनी, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि मैटर और एनर्जी पहले बिखरा बिखरा था, अलग अलग जगह ग्रेविटेशनल फोर्सेस काम करने लगी, फिर मैटर साथ में जुड़ने लगा और धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुआ, गैलेक्सीज बनना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब गैलेक्सी होता क्या है, गैलेक्सी मतलब हम बोलते हैं क्लस्टर ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी मतलब कोई ऐसी जगह जहां बहुत सारे स्टार्स हैं, ठीक है। तो एक गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स होते हैं और अलग अलग गैलेक्सीज बहुत दूर होते हैं, ठीक है। गैलेक्सीज का अगर आपको डिस्टेंस नापना हो ना, तो हम एक यूनिट यूज करते हैं, उस यूनिट का नाम है लाइट ईयर्स, ठीक है। अब ईयर सुन के ये नहीं सोचना कि टाइम की बात हो रही है, नहीं, लाइट ईयर्स डिस्टेंस, दूरी नापने का एक यूनिट होता है। आपसे कह रहे हैं कि अगर आप किसी एक गैलेक्सी का डायामीटर निकालने बैठ जाओ तो वो कुछ अराउंड 80,000 से 1,50,000 के बीच में निकलेगा। 80,000 टू 1,50,000 लाइट ईयर्स के बीच में गैलेक्सी का डायमीटर निकल सकता है, ठीक है। अब गैलेक्सी बनता कैसे आपको और समझाया जा रहा है, ठीक है। तो गैलेक्सी कब बनता है, जब हाइड्रोजन गैस धीरे 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 एक्यूमुलेट होने लगता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जब साथ में एक्यूमुलेट होने लग जाता है, कहीं पर इकट्ठा होने लग जाता है, तब धीरे धीरे गैलेक्सी फॉर्म होने लगता है।
तो जब हाइड्रोजन गैस कहीं पे इकट्ठा होता है, एक्यूमुलेट होता है, तो वहां पर नेब्यूला बन जाता है। नेब्यूला हमने समझा एक क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, टाइम के साथ साथ क्या होता है, मान लो कि ये पूरा एक हमारा नेब्यूला है, टाइम के साथ साथ क्या होगा, इस नेब्यूला में कुछ कुछ एरिया में गैस, अलग अलग गैसेस इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, नेबुला में गैसेस के क्लम्प्स आ जाएंगे। ठीक है, मतलब ये जो हमारा क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कुछ कुछ एरियाज में क्या होगा, गैस आकर इकट्ठा होने लग जाएंगे। टाइम के साथ साथ ये जो क्लम्प्स हैं ये और डेंस होते जाएंगे, इनमें और गैसेस आती जाएंगी। टाइम के साथ साथ ये साइज में भी थोड़े बड़े होते जाएंगे एंड फिर हम इनको स्टार बोलना चालू कर देते हैं। क्लियर है? तो मतलब एक नेब्यूला है, एक क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें क्या हुआ, गैसेस अलग अलग जगह पर ऐसे इकट्ठा होने लग जाते हैं। टाइम के साथ साथ ये गैसेस और डेंस होते जाते हैं, गैसेस बढ़ते जाते हैं और फिर अपना स्टार बन जाता है। ठीक है, तो हमारे अंदाजे से कुछ 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो स्टार फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, स्टार फॉर्मेशन कब हुआ था, आज से कुछ 5 to 6 बिलियन ईयर अगो। कूल है, तो ये स्टार के बारे में आपको बता दिया। नेक्स्ट, क्योंकि हमने लाइट ईयर वर्ड को यूज करा एंड लाइट ईयर वर्ड में भी आप लोगों के लिए नया हो, वैसे तो ये बहुत सारे टर्म्स आपके लिए नए होने नहीं चाहिए, अभी 10th तक तो साइंस थी ही, साइंस में ये सारी चीजें बार बार हमने सुनी है, पर फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो लाइट ईयर ना डिस्टेंस का मेजर है। ठीक है, डिस्टेंस मतलब दूरी नापने के लिए हम लाइट ईयर यूज करते हैं, टाइम के लिए नहीं होता ये। ठीक है, ईयर सुन सुन के मतलब जाहिर सी बात है, कोई ईयर आपसे बोलेगा तो दिमाग में यही आएगा कि यार टाइम की बात हो रही है, पर ऐसा नहीं है। लाइट ईयर डिस्टेंस का मेजर है। तो फिर क्या मतलब दिमाग में चल रहा होगा ना कि अगर मतलब ये डिस्टेंस को नापना चाहते थे तो इन्हें फालतू में ईयर यहाँ पे डालने की क्या जरूरत थी। ईयर डालोगे तो कंफ्यूज हो ही जाएंगे हम, है ना। तो टेंशन मतलब अभी मैं समझा रही हूँ कि इन्होंने ईयर क्यों डाला। ठीक है, तो आपको पहले लाइट की स्पीड बता रखी है, अगेन 10th में पढ़ के आए हैं हम लोग। 10th क्या तुम्हें उससे साइंस में एक चैप्टर आता है लाइट नाम का, मेरे हिसाब से 8th में ही आ जाता है। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग पढ़ के आए हो, तो घबराना नहीं इस चैप्टर से। चलो, तो लाइट की स्पीड क्या बता रखी है हमें, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इस स्पीड पे लाइट हमारा ट्रैवल करता है। ठीक है, the distance the light will travel in 1 year is taken to be as 1 light year। तो 1 light year का मतलब पता है क्या है, एक ईयर के अंदर अंदर लाइट कितने डिस्टेंस को ट्रैवल कर सकता है, उसको हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है, अब समझ आए यहाँ पे ईयर क्यों लग रहा है, मतलब लाइट ईयर का क्या मतलब है, 1 ईयर के अंदर अंदर लाइट कितने डिस्टेंस को नाप सकता है। नेक्स्ट, आपको कुछ और डेटा बता रखा है कि एक लाइट ईयर को अगर आप किलोमीटर में समझना चाहो, किलोमीटर ज्यादा अच्छे से समझ आता है ना हमें, तो अगर आप किलोमीटर में समझना चाहो तो इट इज समवॉट अबाउट 9.461 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता रखा है कि अगर ऐसे ही आप सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस नापना चाहो तो इट इज समवॉट अराउंड 149,598,000 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे बस ऐसे कुछ कुछ बेसिक चीजें बता रखी हैं जो आप बचपन में पढ़कर आए हो। चलो, स्टार कैसे बनता है ये तो हमने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। प्लैनेट्स कैसे बन रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट कैसे हो रहा है ये समझते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे पॉइंट वाइज आपके एनसीईआरटी में समझा रखा है कि प्लैनेट कैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो देखो स्टार्स तो क्या है, हमने पढ़ा कि नेब्यूला के अंदर अंदर जहां जहां गैस एक लंप बना लेता है और फिर उस गैस की डेंसिटी बढ़ती रहती है तो वो टाइम के साथ साथ स्टार बना देता है ना। कभी कभी क्या होता है, अब मान लो ये नेब्यूला है, ठीक है, यहाँ पे कोई गैस एक्यूमुलेट हो गया है। ठीक है, टाइम के साथ साथ यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी आने लग जाएगा और इस गैस के अराउंड क्या होगा, अंदर एक कोर बन जाएगा। ठीक है, एक सॉलिड कोर बनने लग जाएगा। टाइम के साथ साथ क्या होगा, गैसेस इसके आसपास ऐसे ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, गैस का कोर बना है अंदर और आसपास गैसेस ऐसे रोटेट करने लग जाएंगी, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है,
तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, गैस का एक कोर बन गया और आसपास ऐसे गैसेस घूम रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, द गैस क्लाउड स्टार्ट्स गेटिंग कंडेंस्ड एंड मैटर अराउंड कोर डेवलप्स इनटू स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, टाइम के साथ साथ ये गैसेस भी साथ में मिलकर एक्यूमुलेट होने लग जाती हैं और ये छोटे छोटे राउंड राउंड ऑब्जेक्ट्स बना देते हैं। ठीक है, अब ये जो छोटे छोटे राउंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको हम प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं। ठीक है, प्लैनेटेसिमल्स क्या होते हैं, मतलब प्लैनेट का ही एक बेबी वर्जन, छोटे छोटे राउंड राउंड ऑब्जेक्ट्स की तरह। ठीक है, प्लैनेट का एक बेबी वर्जन। टाइम के साथ साथ क्या होता है, ये प्लैनेटेसिमल्स थोड़े और साइज में बड़े होने लग जाते हैं एंड फिर क्या होता है, ये आपस में टकराते हैं एंड कभी कभी साथ में ये ऐसे स्टिक होने लग जाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से। दो ये जो राउंड ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दो ऑब्जेक्ट साथ में आपस में चिपक जाएंगे। ठीक है, चिपकने लगेंगे, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर और ये साथ में ऐसे स्टिक होने लगेंगे। फाइनल स्टेज में क्या होता है, छोटे छोटे प्लैनेटिज्मल्स आपस में जुड़ जाते हैं और फिर एक बहुत बड़ा अपना प्यारा प्लैनेट बन जाता है। ठीक है, फिर से समझते हैं स्टार्टिंग से क्या कह रहे हैं कि नेब्यूला है। ठीक है, मतलब एक क्लाउड है, वहां पर क्या हुआ, गैस का एक क्लम्प है, कहीं पे गैस इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, फिर क्या होगा, टाइम के साथ साथ इस गैस का एक कोर बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ आसपास गैसेस घूमने लगेंगे, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस आ जाएंगे। फिर क्या होगा, छोटे छोटे राउंड ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बनने लगेंगे। फिर क्या होगा, टाइम के साथ साथ ये छोटे छोटे राउंड ऑब्जेक्ट्स प्लैनेटिज्मल्स ये आपस में चिपकने लगेंगे और फिर एक बहुत बड़ा प्लैनेट बन जाएगा। इतना ही है, कूल है, ये भी आ गया सबको समझ। ऐसे बनते हैं अपने प्लैनेट्स। ठीक है, चलो स्टार कैसे बनता है समझ आ गया, प्लैनेट कैसे बनता है समझ आ गया। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। टाइम के साथ साथ अपना अर्थ कैसे बदला वो समझते हैं। ठीक है, तो आज के टाइम पे तो अपना अर्थ बहुत प्यारा है, हालांकि हम अर्थ को बिगाड़ रहे हैं, वो हम किसी और चैप्टर में डिस्कस करेंगे, वो भी एक मतलब सीरियस टॉपिक है। बट एनीवे आज के टाइम पे हमारा अर्थ बहुत प्यारा है, आसपास नेचर है, माउंटेन्स है, ओशंस है। पर बहुत साल पहले अर्थ ऐसा नहीं था। ठीक है, अर्थ क्या था, मतलब एक सिर्फ एक खाली सा एक पत्थर था जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम भरा हुआ था। सोच सकते हो, जिस अर्थ में हम लोग रहते हैं बहुत साल पहले अर्थ ऐसा दिखता ही नहीं था, ये खाली सा पत्थर था जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम भरा हुआ था। पर आज के टाइम पे तो अर्थ ऐसा नहीं दिखता। इसका क्या मतलब है, जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा बीच में जिसके वजह से अर्थ बदला और आज के अर्थ जैसा बन गया, है ना। तो वो क्या प्रोसेसेस थी जिनके वजह से अर्थ बदला, ओशंस बने, ये सारी चीजें अभी आपको धीरे धीरे समझाई जाएंगी। ठीक है, तो यू विल फाइंड आउट कि 4600 मिलियन ईयर्स अगो क्या क्या बदलाव आने लगे जिसकी वजह से हमारा ये ब्यूटीफुल प्लैनेट अर्थ बना। ठीक है, आज के टाइम पे हमें पता है कि अर्थ का क्या है, एक लेयर्ड सा स्ट्रक्चर है ना। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो तुम्हें क्या 6th-7th में पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं कि अर्थ के अलग अलग लेयर्स होते हैं। जैसे अनियन के लेयर्स होते हैं ना, वैसे अर्थ के भी अलग अलग लेयर्स होते हैं। आज के टाइम पे हमारे पास एटमॉस्फेयर भी है, अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर है। तो ये सब कैसे बना, अर्थ की लेयर्स कैसे बनी, ये एटमॉस्फेयर कैसे बना, ये सब डिस्कस करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अर्थ के लेयर्स को। एकदम अर्थ के बीच में जाओगे तो क्या है, इनर कोर। इनर कोर से थोड़ा और ऊपर आओगे तो आउटर कोर। आउटर कोर से थोड़ा और ऊपर जाओगे तो मैंटल। मैंटल से भी थोड़ा और ऊपर जाओगे तो क्रस्ट। तो अर्थ में सबसे ऊपर वाले लेयर को क्रस्ट कहते हैं, सबसे अंदर वाले लेयर को हम कोर कहते हैं। ठीक है, क्रस्ट और कोर। आई नो ये आपको पता है, पर अभी आगे जाकर ये दो वर्ड्स क्रस्ट और कोर रिपीट होने वाले हैं, तो मैं नहीं चाहती हमारे प्यारे बच्चे कंफ्यूज हो जाए, तो मैं बस हल्का सा रिवाइज करा रही हूं तुम्हें। ठीक है, चलो तो अब हम समझते हैं कि हमारा लिथोस्फेयर कैसे बना। लिथोस्फेयर क्या है, हमारे अर्थ में ये जो जमीन वाला कंपोनेंट है वो कैसे बना वो समझते हैं। ठीक है, तो जब अर्थ नया नया बना था ना, तब अर्थ बहुत वॉलेटाइल था। वॉलेटाइल मतलब ऐसे स्टेबल नहीं था हमारा अर्थ।
ठीक है, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सब मतलब बिल्कुल कुछ स्टेबल नहीं था। टाइम के साथ साथ क्या होता है, डेंसिटी बढ़ती जाती है और टेम्परेचर, अर्थ के अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम के साथ साथ क्या होता है, अलग अलग डेंसिटी के मटेरियल अर्थ में अलग अलग जगह जाकर इकट्ठे होने लग जाते हैं। तो मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ के जो भारी भारी चीजें हैं वो अर्थ में ऐसे अंदर जाने लग जाते हैं। ठीक है, और अर्थ के जो हल्के हल्के मटेरियल्स हैं वो अर्थ में ऐसे ऊपर की तरफ आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे अलग अलग लेयर्स बनने लगती हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे आयरन है, आयरन हैवी मटेरियल है, तो आयरन अर्थ के अंदर अंदर ऐसे सिंक होने लग गया, अर्थ के अंदर जाने लग गया, और जो हल्के मटेरियल है वो ऐसे ऊपर की तरफ आ गए। ठीक है, तो आपको बता रहे हैं कि टाइम के साथ साथ जो भारी चीजें थी वो नीचे अंदर की तरफ चली गई। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि कुछ टाइम के बाद अर्थ हमारा कूल डाउन होने लगा, और जब अर्थ कूल डाउन होने लगा तो अर्थ के सबसे ऊपर वाला जो लेयर है क्रस्ट, धीरे धीरे क्रस्ट बना। ठीक है, वैसे तो फॉर्मेशन ऑफ द मून आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर आपको यहाँ पर एक सेंटेंस में बता रखा है। अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है फॉर्मेशन ऑफ द मून, ठीक है, पर आपको यहाँ पे एक लाइन में समझा रखा है कि हमारे अंदाजे से जब अर्थ का मून बना तब एक बहुत इंपैक्ट पड़ा था अर्थ के ऊपर। ठीक है, अर्थ के साथ एक इंपैक्ट हुआ था, कोलिजन हुआ था, उस टाइम पे अर्थ फिर से हीट अप हो गया था। ठीक है, उस टाइम में अर्थ का टेम्परेचर फिर से हीट अप हो गया था, फिर कुछ टाइम के बाद अर्थ का टेम्परेचर फिर से धीरे धीरे कम होने लगा। ठीक है, तो फिर टाइम के साथ क्या हुआ, जो सेम डेंसिटी के मटेरियल हैं वो साथ साथ मिलकर एक लेयर बनाने लग गए, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। मतलब सेम डेंसिटी की चीजें साथ साथ मिलके लेयर्स बनाने लग गई हमारे अर्थ पे। ठीक है, तो फिर टाइम के साथ साथ ऐसे ऐसे लेयर्स बने, सबसे ऊपर क्रस्ट, फिर मैंटल, फिर आउटर कोर, फिर इनर कोर। आपको बोल रहे हैं कि जब आप क्रस्ट से कोर की तरफ जाते हो ना, डेंसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, डायग्राम में समझते हैं। तो जब आप बाहर से कोर की तरफ जाते हो, अंदर की तरफ जाते हो, तो डेंसिटी बढ़ती जाती है। क्रस्ट में जो मटेरियल है उनकी डेंसिटी कम है, जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाओगे यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होती है हमारे अर्थ में। ठीक है, तो जब हम क्रस्ट से कोर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, डेंसिटी हमारा इंक्रीज करने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। ठीक है, चलो, तो ये तो अभी हमने लिथोस्फेयर समझा, जमीन के बारे में, अर्थ के अंदर के लेयर्स के बारे में समझा। अब अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसे बना, अर्थ के आसपास गैसेस है ना, ये गैसेस कैसे बनी, हाइड्रोस्फेयर, हमारे अर्थ में पानी है, नदियां हैं, ओशंस हैं, ओशंस कैसे बने ये एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज के टाइम पर अगर मैं पूछूं कि मेनली हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि दीदी आज के टाइम पे तो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, पर हमेशा हमारा अर्थ ऐसा नहीं था, हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर धीरे धीरे बना है, और ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से एटमॉस्फेयर बना है, इस प्रोसेस को हम 3 स्टेजेस में समझ सकते हैं। पहले स्टेज में क्या हुआ, लॉस ऑफ प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर। प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर मतलब जब अर्थ हमारा नया नया बना था ना, तब अर्थ में कुछ कुछ गैसेस थी। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या हुआ, ये गैसेस हटने लगी। ठीक है, पहले स्टेप में ये गैसेस हटने लगी, कैसे हटने लगी वो डिस्कस करेंगे, अभी के लिए ऊपर ऊपर से आप स्टेजेस को समझो। पहले स्टेज में जो अर्थ के स्टार्टिंग के गैसेस थे वो धीरे धीरे हटने लगा। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, हमारा अर्थ जो है, हमारा अर्थ का इंटीरियर बहुत गर्म था, जिसकी वजह से हमारे अर्थ के कुछ कुछ गैसेस बनने लगे, और वो गैसेस धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में पहुंच गए। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, थर्ड स्टेप तक आते आते हमारे अर्थ में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए, एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रोसेसेस की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर बदलने लग गया। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया कि यार 3 स्टेप है। पहला स्टेप कि जब अर्थ नया नया बना था तब अर्थ के जो गैसेस थे पहले वो हटे। सेकेंड स्टेप, अर्थ बहुत गर्म था तो अर्थ के खुद के गैसेस एटमॉस्फेयर में जाने लग गए। तीसरा स्टेप, लिविंग बीइंग्स आ गए अर्थ में, तो उस वजह से अर्थ में नए नए गैसेस हैं। अभी इन डिटेल समझते हैं इन सारे स्टेप को। पहले स्टेप में मैंने आपको बताया
कि अर्थ के जो खुद के गैसेस थे वो हटने लग गए। कैसे हट गए? सोलर विंड से हट गए। सोलर विंड क्या होता है? सन के तरफ से ना प्लैनेट्स की तरफ एक चार्ज पार्टिकल्स आते रहते हैं, ठीक है, मतलब सन का रेडिएशन, सन की वेव्स पड़ते रहते हैं प्लैनेट के ऊपर, उसे हम सोलर रेडिएशन कहते हैं। तो स्टार्टिंग में इसको हम सोलर विंड कहते हैं। तो स्टार्टिंग में ये सोलर विंड इतने तेज थे कि अर्थ के जो स्टार्टिंग का एटमॉस्फेयर था ना वो इन सोलर विंड की वजह से बह गया, हट गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर था, जब नया नया अर्थ हमारा बना था, उस टाइम का जो एटमॉस्फेयर था वो धीरे धीरे हट गया सोलर विंड्स की वजह से, ठीक है। फिर क्या हुआ? अर्थ हमारा टाइम के साथ कूल डाउन होने लगा, ठीक है। वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे आने लग जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब हमारा एटमॉस्फेयर बन रहा था तब वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया ये सब ज्यादा थे, ऑक्सीजन तो बहुत ही कम था, ठीक है। फिर क्या होने लगा? अर्थ के अंदर जो भी गैसेस थे ना, अर्थ अंदर से तो मतलब बहुत गर्म है और ऊपर से धीरे धीरे कूल डाउन हो रहा है, तो अर्थ के अंदर जो गैसेस थे ये धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में ऐसे जाने लग जाते हैं, ठीक है। ये हमारा सेकेंड स्टेप था और इसे हम कहते हैं डी गैसिंग। डी गैसिंग मतलब अर्थ के गैसेस एटमॉस्फेयर की तरफ पोर आउट होने लग गए, ठीक है। ये हमारा सेकेंड स्टेप था जिससे एटमॉस्फेयर बन रहा था। इस टाइम के अराउंड वॉल्केनोज इरप्ट हो रहे थे जिसके वजह से वाटर वेपर बढ़ने लग गया था, ठीक है। जैसे जैसे अर्थ कूल डाउन होता गया वाटर वेपर भी धीरे धीरे और होते गए। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है टाइम के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एटमॉस्फेयर में गैस के साथ पानी के साथ मिलने लग जाता है। टाइम के साथ साथ फिर बारिश होने लग जाती है, ठीक है। अब जब बारिश होती है तो क्या होता है? हमारा अर्थ ना, मतलब जब हम लोग अर्थ बनाते हैं तो मतलब ऐसे एकदम स्मूथ सा बनाते हैं, है ना। पर हमारे अर्थ में क्या है? बीच बीच में ऐसे ऐसे गड्ढे हैं, डिप्रेशंस हैं, ठीक है। तो टाइम के साथ साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड रेन वाटर के साथ डिसॉल्व होने लग गया, बारिश होने लग गई, तो क्या हुआ? इन डिप्रेशंस में पानी भरने लग गया, ठीक है। जब इन डिप्रेशंस में पानी भरने लग गया तो क्या हुआ? ओशंस बनने लग गए। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन बहुत भयंकर बारिश हुई और अचानक से एक ओशन बन गया, नहीं, टाइम के साथ साथ बारिश होती गई और बड़े बड़े ओशंस बनने लग गए, ठीक है। तो जब अर्थ का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था उसके कुछ 500 मिलियन ईयर्स के बाद हमारे अंदाजे से ओशन फॉर्मेशन स्टार्ट होने लग जाता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? हमें आज के टाइम पे जो ओशंस दिखते हैं वो कुछ अराउंड 4000 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं, ठीक है। आज से कुछ 3800 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ? अर्थ में धीरे धीरे लाइफ आने लग जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं था कि मतलब अचानक से अर्थ बना, अचानक से ह्यूमंस आ गए, धीरे धीरे अर्थ में लाइफ आने लग जाती है, ठीक है। तो हमारे अंदाजे से आज से कुछ अराउंड 3000 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ में पहली बार फोटोसिंथेसिस होने लगा होगा। फोटोसिंथेसिस सबको पता है ना, ये तो मतलब छोटी क्लास 6 से तुम्हें पढ़ा दिया जाता है। फोटोसिंथेसिस बेसिकली ये प्रोसेस होता है जो मेनली प्लांट्स करते हैं, है ना, जिनके थ्रू ये अपना फूड वगैरह बनाते हैं। पर इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू प्लांट्स, कुछ बैक्टीरियाज और एल्गे वगैरह भी करते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब अर्थ में लाइफ आ रही थी ना, तो ये सारी लाइफ ओशन के अंदर थी, ठीक है। लाइफ की शुरुआत ओशन से हुई है। तो स्टार्टिंग में ओशन में ही सारे लाइफ फॉर्म्स थे, ओशन में ही सारा ऑक्सीजन था। धीरे धीरे ये जो ऑक्सीजन है पानी से एटमॉस्फेयर की तरफ आने लग जाता है, फिर धीरे धीरे जमीन पर भी लाइफ फॉर्म्स आने लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे ऑक्सीजन आता है। स्टार्टिंग में तो जब एटमॉस्फेयर बन रहा था मीथेन, अमोनिया ये सब ज्यादा थे, ऑक्सीजन बहुत कम था। फिर जब फोटोसिंथेसिस आता है उसके बाद धीरे धीरे हमारे अर्थ में ऑक्सीजन आने लग जाता है, ठीक है। तो जो लास्ट स्टेप है अर्थ के एवोल्यूशन में जो आप पढ़ोगे वो ये है कि अर्थ में लाइफ फॉर्म्स कैसे आए, ओके। तो जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उनका मानना है कि अर्थ में लाइफ कैसे स्टार्ट हुआ होगा, कोई एक केमिकल रिएक्शन हुआ होगा
जिसके वजह से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने और ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल साथ में जुड़ते गए और हमारे अलग अलग टाइप के लाइफ फॉर्म्स बनते गए। ये हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट का मानना है, ठीक है। और ऐसा नहीं था कि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही बार जुड़ रहे थे और एक ही बार लाइफ फॉर्म बना रहे थे, नहीं, ये डुप्लीकेट भी हो रहे थे, मतलब और भी नए नए लाइफ फॉर्म्स बनते जा रहे थे, ठीक है। और हमें एज अ फैक्ट पता है कि बहुत साल पहले भी लाइफ एग्जिस्ट करती थी। क्यों? हमें ऐसा फॉसिल्स में दिखता है, हमारे फॉसिल्स में ये चीज प्रिजर्व्ड है कि बहुत साल पहले भी लाइफ हमारे अर्थ में एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। तो आज के टाइम पे हमारे अर्थ में जो ब्लू एल्गे है ना, बहुत साल पहले, ठीक है, तो आज से कुछ अराउंड 3000 मिलियन ईयर्स अगो भी अर्थ में ब्लू एल्गे टाइप के स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे, ठीक है। तो हमारे अंदाजे से आज से कुछ 3800 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ में लाइफ की शुरुआत पहली बार हुई थी। चलो बच्चों, इसी के साथ कन्फेटी टाइम है, हमने एक और चैप्टर को फिनिश कर दिया है। तो आई होप आपको ये चैप्टर सुपर क्लियर है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। पैट योर बैक, आपने एक और चैप्टर खत्म कर दिया। भागो मत, कुछ चीजें सुन के जाओ पहले, ओके। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूं, जिन भी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है, जब ये क्लास खत्म हो जाएगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज कब किया गया था? 1796, 1900, 1950 या 1920? ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो जिसको भी आंसर पता है नीचे बता दो, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, अगस्त 25 से लेकर अगस्त 31 के बीच हम लोग स्पेशल लर्निंग वीक लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। इसी बीच में आप लोगों के लिए हसल सीरीज लेकर आ रही हूं, जिसमें हम लोग अगस्त 25 और अगस्त 31 के बीच में बहुत सारे मॉन्स्टर क्विजेस करेंगे, ठीक है। क्विज करेंगे, मैराथन करेंगे, वन शॉट करेंगे और पॉलिटिकल साइंस के दोनों बुक के आधे आधे सिलेबस को निपटा देंगे। ये बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए सब कुछ रिवाइज करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स ये क्लासेस बिल्कुल फ्री होंगी। तो हसल सीरीज को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, हसल सीरीज का लिंक आपको हमारी इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में भी मिल जाएगा या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। अगस्त 25 से ये हमारा चालू हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस थी, पर हसल सीरीज में फ्री लाइव क्लासेस होंगी। तो अगर तुम मेरे से कभी लाइव मिलना चाहो तो हसल सीरीज में आ जाओ। कोड यूज करना अनुष्या ANUSHYA हमारे इन हसल सीरीज को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। आप ही लोगों के डिमांड में हमने डेडिकेटेड बैचेस स्टार्ट करे हैं ह्यूमैनिटीज के। तो अगर आप नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हो पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट्स का, तो आप हमारे इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। क्लास 11th, क्लास 12th और CUET के लिए ये बैचेस हैं। इन बैचेस को ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट्स के साथ हमारे बैचेस को ज्वाइन करने के लिए कोड यूज करना अनुष्या ANUSHYA। और अब ये चैप्टर फिनिश हो गया तो इस चैप्टर के नोट्स आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। चलो बच्चों, तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो और अपने सारे ह्यूमैनिटीज के क्लासमेट्स के साथ शेयर करो। एंड ऑफ कोर्स शो योर लव एंड सपोर्ट इन द कमेंट सेक्शन। चलो बच्चों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।